स्वागत है आपका कन्हाई जीएस पर। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब भारत संघर्ष कर रहा था गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, आजादी की मशाल जलाने के लिए। यह है आधुनिक भारत का इतिहास, एक ऐसी यात्रा जहां हर घटना एक कहानी है और हर कहानी में छिपा है त्याग, संघर्ष और आजादी का सपना। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायी सफर। मॉडर्न हिस्ट्री केवल कन्हाई जीएस के साथ। भारत की धरती सदियों से समृद्धि, वैभव और संस्कृति का केंद्र रही है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, नदियों की गोद और समुद्री तटों ने व्यापारियों को आकर्षित किया। 1700 का समय आते आते भारत अभी भी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन उसके आकाश पर अब बादल मंडराने लगे थे। मुगल साम्राज्य अपनी चमक खो चुका था। औरंगजेब की लंबी और थकाऊ लड़ाइयों ने साम्राज्य की नींद हिला दी थी। साम्राज्य तो था, पर उसमें पहले जैसा वैभव नहीं रहा। प्रांतों के सूबेदार स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। कहीं मराठों का प्रभाव बढ़ रहा था, कहीं सिख शक्ति संगठित हो रही थी, तो कहीं बंगाल, हैदराबाद और अवध के नवाब अपनी राह पकड़ रहे थे। यह वह समय था जब दिल्ली की गद्दी पर बैठे बादशाह के पास नाम था, पर हुकूमत की ताकत नहीं। इसी दौर में समुद्र पार से आई ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। अंग्रेज आए तो थे व्यापार करने, लेकिन उनके व्यापार के पीछे छुपा था सत्ता का लोभ। भारत की मसालेदार खुशबू, रेशमी वस्त्र, कपास और नीले ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने पहले तटीय इलाकों में अपने कारखाने और फैक्ट्रियां लगाईं। सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे स्थान उनके व्यापारिक ठिकाने बने। यूरोपीय ताकतों के बीच भारत में जगह बनाने की होड़ लगी थी। पुर्तगाली पहले आ चुके थे, डच और फ्रांसीसी भी कदम जमा चुके थे, लेकिन अंग्रेजों ने अलग चाल चली। उन्होंने भारत की राजनीति को समझा, उसके दरबारों में प्रवेश किया और धीरे धीरे ऐसी चालें चलीं कि व्यापार से सत्ता की तरफ उनका रास्ता आसान होता चला गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठे कमजोर मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान दिया, जिससे उनका व्यापार लगभग करमुक्त हो गया। यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी। बंगाल के गवर्नर और दीवान इस पर आपत्ति करते रहे, पर अंग्रेज इस आदेश का फायदा उठाकर बंगाल के बाजारों पर हावी हो गए। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। यहाँ का व्यापार, यहाँ की उपज, यहाँ का खजाना हर विदेशी को लुभाता था। अंग्रेजों ने इसी बंगाल को अपना सबसे पहला राजनीतिक प्रयोगस्थल बनाया। उधर भारत में नई नई शक्तियां सिर उठा रही थीं। मराठों ने पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में दिल्ली तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नादिर शाह का दिल्ली पर हमला और कोहिनूर समेत अकूत संपत्ति लूटकर ले जाना साम्राज्य की कमजोरी का सबसे बड़ा प्रमाण था। दिल्ली अब असुरक्षित थी। जनता पर अत्याचार बढ़ गए, किसानों से वसूली बढ़ी और इस अव्यवस्था का फायदा विदेशी ताकतों ने उठाया। फ्रांसीसी भी भारत में थे। डुप्ले नाम का गवर्नर दक्षिण भारत में फ्रांसीसी सत्ता मजबूत कर रहा था। कर्नाटक के नवाबों की राजनीति में उसने हस्तक्षेप किया और अंग्रेजों से टकराने लगा। कर्नाटक युद्धों के रूप में भारत ने पहली बार अंग्रेज और फ्रांसीसी ताकतों की भिड़ंत देखी। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इनमें से पहला 1746 से 48 और दूसरा 1749 से 54 तो शक्ति प्रदर्शन की तरह थे, पर तीसरे कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ने साफ कर दिया कि भारत में यूरोपीय शक्तियों में अंतिम विजेता अंग्रेज ही होंगे। वांडीवाश की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह पछाड़ दिया। इससे पहले ही बंगाल में प्लासी की निर्णायक लड़ाई अंग्रेजों को भारतीय राजनीति में प्रवेश दिला चुकी थी। बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला का शासन था।
वह युवा, साहसी और अंग्रेजों के बढ़ते दबदबे से चिढ़ा हुआ था। उसने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे अपने किलेबंदी न करें और व्यापार में ईमानदार रहें। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कलकत्ता में किलेबंदी बढ़ाई और बिना कर दिए व्यापार करना जारी रखा। सिराज ने कठोर कदम उठाते हुए कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। यह वही घटना थी जिसे अंग्रेजों ने ब्लैक होल ट्रेजेडी कहकर प्रचारित किया। दरअसल इस घटना में कुछ अंग्रेज सैनिक एक छोटे कमरे में कैद हुए और दम घुटने से कई की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया और सिराज के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया। रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजों का सबसे चालाक और महत्वाकांक्षी अधिकारी था, उसने इस मौके को भुनाया। उसने बंगाल के अमीरों और दरबारियों में सिराज से असंतुष्ट लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। मीर जाफर, जो सिराज का सेनापति था, उसने गुप्त समझौता कर लिया कि युद्ध के समय वह अंग्रेजों का साथ देगा। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में निर्णायक लड़ाई हुई। सिराज की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन विश्वासघात ने सब बर्बाद कर दिया। मीर जाफर और उसके समर्थक किनारे खड़े रहे, जबकि सिराज अकेला पड़ गया। रॉबर्ट क्लाइव ने इस मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों को जीत दिलाई। यह लड़ाई केवल युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि भारत की राजनीति में विदेशी हुकूमत की नींव रखने वाली घटना थी। प्लासी की हार के बाद सिराज की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन वह अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया। अंग्रेजों ने उससे अकूत धन वसूला। बंगाल की जनता पर कर का बोझ बढ़ा, किसानों की हालत खराब हो गई और व्यापारियों का शोषण होने लगा। मीर जाफर की अक्षमता से परेशान होकर अंग्रेजों ने बाद में मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। मीर कासिम ने शुरू में अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि अंग्रेज केवल व्यापार और सत्ता लूटने आए हैं। उसने अंग्रेजों से करमुक्त व्यापार की विशेषाधिकार छीन लिए और अपनी सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश की। अंग्रेजों ने इसे चुनौती माना और 1764 में बक्सर की लड़ाई छेड़ दी। इस युद्ध में अंग्रेजों के सामने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक साथ खड़े थे। लेकिन अंग्रेजों की सैन्य चालाकी और संसाधनों की ताकत के आगे यह गठबंधन टिक न सका। बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को वह अधिकार दिलाया जिसकी वजह से वे केवल व्यापारी न रहकर शासक बन गए। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके तहत मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। अब अंग्रेज भारत के सबसे समृद्ध प्रदेश से सीधे कर वसूलने लगे। यह भारत की जनता के लिए सबसे बड़ा मोड़ था। अब तक विदेशी व्यापारी केवल व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब वे कर वसूलने वाले शासक बन गए। अंग्रेजों की तिजोरियां भरती गईं और भारत की गरीबी गहराती गई। बंगाल का यह बदलाव केवल राजनीति नहीं था, बल्कि एक आर्थिक त्रासदी भी थी। अंग्रेजों ने किसानों पर अत्यधिक कर लगाया। सूखा पड़ा तो भी वसूली जारी रही। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। लाखों लोग भूख से मर गए, खेत उजड़ गए, गांव खाली हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने अपना लाभ कमाना नहीं छोड़ा। उस अकाल में अंग्रेजों के खजाने भरे रहे, लेकिन भारत की जनता कराह उठी। इस तरह भारत में 1700 से लेकर 1770 तक का समय केवल साम्राज्य की गिरावट और विदेशी सत्ता की नींव का गवाह नहीं था, बल्कि यह वह दौर था जिसने भारत की नीति बदल दी। दिल्ली की गद्दी कमजोर हो चुकी थी, क्षेत्रीयता। इसी दौरान अंग्रेजों का टकराव मराठों से हुआ। मराठा शक्ति उस समय उत्तर और पश्चिम भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में मराठों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया।
तीन युद्ध हुए जिन्हें मराठा युद्ध कहा जाता है। पहले मराठा युद्ध 1775 से 82 में मराठों ने अंग्रेजों को चुनौती दी और अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। लेकिन दूसरे मराठा युद्ध 1803-05 में अंग्रेजों ने अपनी ताकत और कूटनीति से मराठों को पीछे धकेल दिया। तीसरे मराठा युद्ध 1817 से 18 में अंग्रेजों ने पेशवा को पराजित किया और मराठों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। यह भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम लगभग पूरा भारत अंग्रेजों की सत्ता की छाया में आ गया था। इस बीच अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को संगठित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। यह जमीन राजस्व की एक नई व्यवस्था थी जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और किसानों को उनकी दया पर छोड़ दिया गया। किसानों से जबरदस्ती वसूली होती रही और उनकी गरीबी और बढ़ी। अंग्रेजों का मकसद केवल कर वसूली था। जनता की भलाई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। समय बीतता गया और अंग्रेजों की पकड़ और मजबूत होती गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बादशाह बने, लेकिन वह भी केवल नाम के थे। पूरे भारत में असंतोष की चिंगारी जलने लगी। किसानों की हालत खराब थी। सैनिक अंग्रेजों की हुकूमत से परेशान थे। व्यापारियों पर नए कर लगाए जा रहे थे। यह असंतोष धीरे धीरे उस आग में बदलने वाला था जिसने 1857 में भारत को हिला दिया। 1857 की क्रांति केवल सैनिकों की बगावत नहीं थी, बल्कि वह जनता के दिलों का दर्द था। मेरठ की छावनी से शुरू हुई यह आग देखते ही देखते दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर तक फैल गई। सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को फिर से अपना सम्राट घोषित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में तलवार उठाई, तात्या टोपे और नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में झंडा बुलंद किया। यह वह समय था जब भारत की मिट्टी से आवाज उठ रही थी, अब और नहीं। लेकिन अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और उनकी चालाक रणनीतियों ने इस विद्रोह को दबा दिया। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया। नाना साहब गायब हो गए और हजारों सैनिकों तथा आम जनता को मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली की गलियां खून से लाल हो गईं। 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन यह भारत की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी चेतावनी थी। अंग्रेज समझ गए कि भारतीय अब खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब भारत की रानी विक्टोरिया बन गई। दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और अंग्रेजी राज की शुरुआत हुई। इसी दौरान अंग्रेजों का टकराव मराठों से हुआ। मराठा शक्ति उस समय उत्तर और पश्चिम भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में मराठों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। तीन युद्ध हुए जिन्हें मराठा युद्ध कहा जाता है। पहले मराठा युद्ध 1775 से 82 में मराठों ने अंग्रेजों को चुनौती दी और अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। लेकिन दूसरे मराठा युद्ध 1803-05 में अंग्रेजों ने अपनी ताकत और कूटनीति से मराठों को पीछे धकेल दिया। तीसरे मराठा युद्ध 1817 से 18 में अंग्रेजों ने पेशवा को पराजित किया और मराठों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। यह भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम लगभग पूरा भारत अंग्रेजों की सत्ता की छाया में आ गया था। इस बीच अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को संगठित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। यह जमीन राजस्व की एक नई व्यवस्था थी जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और किसानों को उनकी दया पर छोड़ दिया गया।
किसानों से जबरदस्ती वसूली होती रही और उनकी गरीबी और बढ़ी। अंग्रेजों का मकसद केवल कर वसूली था, जनता की भलाई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। समय बीतता गया और अंग्रेजों की पकड़ और मजबूत होती गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बादशाह बने, लेकिन वह भी केवल नाम के थे। पूरे भारत में असंतोष की चिंगारी जलने लगी। किसानों की हालत खराब थी, सैनिक अंग्रेजों की हुकूमत से परेशान थे, व्यापारियों पर नए कर लगाए जा रहे थे। यह असंतोष धीरे धीरे उस आग में बदलने वाला था जिसने 1857 में भारत को हिला दिया। 1857 की क्रांति केवल सैनिकों की बगावत नहीं थी, बल्कि वह जनता के दिलों का दर्द था। मेरठ की छावनी से शुरू हुई यह आग देखते ही देखते दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर तक फैल गई। सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को फिर से अपना सम्राट घोषित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में तलवार उठाई, तात्या टोपे और नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में झंडा बुलंद किया। यह वह समय था जब भारत की मिट्टी से आवाज उठ रही थी, अब और नहीं। लेकिन अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और उनकी चालाक रणनीतियों ने इस विद्रोह को दबा दिया। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया, नाना साहब गायब हो गए और हजारों सैनिकों तथा आम जनता को मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली की गलियां खून से लाल हो गईं। 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन यह भारत की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी चेतावनी थी। अंग्रेज समझ गए कि भारतीय अब खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब भारत की रानी विक्टोरिया बन गई। दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और अंग्रेजी राज की शुरुआत हुई। इसी दौरान अंग्रेजों का टकराव मराठों से हुआ। मराठा शक्ति उस समय उत्तर और पश्चिम भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में मराठों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। 3 युद्ध हुए जिन्हें मराठा युद्ध कहा जाता है। पहले मराठा युद्ध 1775 से 82 में मराठों ने अंग्रेजों को चुनौती दी और अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। लेकिन दूसरे मराठा युद्ध 1803-05 में अंग्रेजों ने अपनी ताकत और कूटनीति से मराठों को पीछे धकेल दिया। तीसरे मराठा युद्ध 1817 से 18 में अंग्रेजों ने पेशवा को पराजित किया और मराठों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। यह भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम लगभग पूरा भारत अंग्रेजों की सत्ता की छाया में आ गया था। इस बीच अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को संगठित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। यह जमीन राजस्व की एक नई व्यवस्था थी जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और किसानों को उनकी दया पर छोड़ दिया गया। किसानों से जबरदस्ती वसूली होती रही और उनकी गरीबी और बढ़ी। अंग्रेजों का मकसद केवल कर वसूली था, जनता की भलाई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। समय बीतता गया और अंग्रेजों की पकड़ और मजबूत होती गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बादशाह बने, लेकिन वह भी केवल नाम के थे। पूरे भारत में असंतोष की चिंगारी जलने लगी। किसानों की हालत खराब थी, सैनिक अंग्रेजों की हुकूमत से परेशान थे, व्यापारियों पर नए कर लगाए जा रहे थे। यह असंतोष धीरे धीरे उस आग में बदलने वाला था जिसने 1857 में भारत को हिला दिया। 1857 की क्रांति केवल सैनिकों की बगावत नहीं थी, बल्कि वह जनता के दिलों का दर्द था। मेरठ की छावनी से शुरू हुई यह आग देखते ही देखते दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर तक फैल गई।
सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को फिर से अपना सम्राट घोषित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में तलवार उठाई, तात्या टोपे और नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में झंडा बुलंद किया। यह वह समय था जब भारत की मिट्टी से आवाज उठ रही थी, अब और नहीं। लेकिन अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और उनकी चालाक रणनीतियों ने इस विद्रोह को दबा दिया। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया। नाना साहब गायब हो गए और हजारों सैनिकों तथा आम जनता को मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली की गलियां खून से लाल हो गईं। 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन यह भारत की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी चेतावनी थी। अंग्रेज समझ गए कि भारतीय अब खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब भारत की रानी विक्टोरिया बन गई। दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और अंग्रेजी राज की शुरुआत हुई। सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी इस दौर में जन्म लिया। राजा राममोहन राय की शुरू की गई जागरूकता की मशाल को आगे बढ़ाया ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और अन्य सुधारकों ने। सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों पर सवाल उठने लगे। स्त्रियों की शिक्षा की बात होने लगी। प्रेस और किताबों ने जनता को सोचने पर मजबूर किया। 1870 और 1880 के दशक आते आते भारतीयों के भीतर एक नई पहचान जगने लगी। लोग अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना करने लगे। दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से बताया कि भारत की गरीबी की असली वजह अंग्रेज हैं, जो यहाँ से धन चूसकर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने राजनीति की राह पकड़ी और जनसभाएं करना शुरू किया। यही वह दौर था जब भारत की जनता ने सोचा कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होना है तो एक ऐसा संगठन चाहिए जो सबको साथ ला सके। इसी सोच का परिणाम 1885 में सामने आया, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एओ ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी की पहल पर यह संगठन बना। शुरू में अंग्रेज सोचते थे कि कांग्रेस केवल सेफ्टी वॉल्व होगी, यानी जनता के गुस्से को निकालने का एक सुरक्षित साधन। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही कांग्रेस आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी आवाज बनेगी। 1885 में बॉम्बे में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे, जो आगे चलकर जनता के मार्गदर्शक बने। कांग्रेस की मांगें उस समय बहुत मामूली थीं, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, करों में कमी और जनता की भलाई के लिए कुछ सुधार। लेकिन यही मामूली मांगें आगे चलकर आजादी की मांग में बदल गईं। दोस्तों, यह था कन्हाई जीएस का आज का ऑडियो बुक से जुड़ा सफर। हमें उम्मीद है कि आपने इससे कुछ नया सीखा, महसूस किया और अपनी सोच में एक नया रंग भरा। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द एक अनुभव है और हर अनुभव एक नई सीख। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक में। तब तक याद रखिए, ज्ञान ही असली रोशनी है।